नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। नवंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का जो है ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले नवंबर महीने के जो है वो 2 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं और हर एक पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गिरिराज पत्रिका से आपको पता है हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर, करंट क्वेश्चंस जो हैं वो तो कवर होते ही होते हैं, साथ में हिमाचल की हिस्ट्री, हिमाचल का कल्चर, इंडिया के नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के कोई क्वेश्चन बनते हैं गिरिराज पत्रिका से, वो सारे हम डिस्कस करते हैं। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि कैसे जो है वो एग्ज़ाम से पहले जो है वो हर एक एंगल को, हर एक क्वेश्चन को जो है वो टच किया जाए, ताकि एग्ज़ाम में जो है वो हमें पूरी तरह से हेल्प मिल सके और हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिले, चाहे जिस तरह से भी हो वो चीज़, उसको जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, इन विच ईयर लवी वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल फेयर। लवी मेला जो है वो रामपुर शिमला में जो है वो मनाया जाता है। बोलते हैं कि इस मेले को जो था वो कब जो था वो एक इंटरनेशनल मेले का दर्जा जो था वो दिया गया था। अभी लवी मेला जो था वो शुरू हुआ था, अभी नवंबर महीने में लवी मेला जो था वो मनाया गया, तभी जो है ये चर्चा में आया। लवी मेले को जो है वो 1985 में, रामपुर का जो लवी मेला है उसको 1985 में जो था वो अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा जो था वो दिया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये बहुत ही ज़्यादा। अभी आपने ध्यान रखना है कि उस टाइम जो है वो जब ये दर्जा दिया गया था तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा बार रह चुके हैं श्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, उनका बहुत ज़्यादा योगदान जो था वो यहाँ पर था। इस मेले में होता क्या है? इसमें ट्रेडिंग होती है, इसमें जो है वो वस्त्र आते हैं, सूखे मेवे आते हैं, ये पारंपरिक जो चीज़ें होती हैं, हाथ से बनाई जो हुई चीज़ें वो आती हैं। और यहाँ पर कारीगरों को जो है, कारीगर जो होते हैं बनाने वाले, उनको भी एक रोज़गार मिलता है। इन चीज़ों का ट्रेड यहाँ पर जो है मुख्य रूप से होता है, तो इसको ट्रेडिंग फेयर भी कहा जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल का एक मेला है। 1985 में इसको ये दर्जा तो दिया ही गया। हमीरपुर बोर्ड ने कई बार क्या क्वेश्चन पूछा कि लवी मेला जो है वो कौन से महीने में मनाया जाता है, तो लवी मेला जो है वो नवंबर के महीने में जो है वो मनाया जाता है। लवी मेला जो है वो कितने वर्ष पुराना मेला है? तो लगभग ये 300 वर्ष पुराना मेला है। तो ये आपने ध्यान रखना है, नवंबर महीना 300 वर्ष पुराना। कई बार ये अक्टूबर में भी आ जाता है, कई बार ये नवंबर में भी आता है। और साथ में ही आपने और चीज़ें अगर कुछ यहाँ से ध्यान रखनी है तो लवी का मतलब क्या होता है? लवी ये जो टर्म है ना, इसका मतलब होता है लो। लो का मतलब क्या हुआ? लो का मतलब हुआ शीट ऑफ वुलन क्लोथ। एक वुलन कपड़े की कोई शीट हो गई, उसको जो है वो लो कहते हैं। तो लवी का मतलब इस तरह से जो है वो होता है। और भी हमारे पास इंटरनेशनल फेयर फेस्टिवल हिमाचल के हैं, जैसे कि चंबा का मिंजर मेला हो गया, कुल्लू का दशहरा हो गया, मंडी की शिवरात्रि हो गई। ये सारे हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के जो है वो इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल हैं। तो इन सभी के बारे में हम भी पहले भी जो है वो पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर कोचिंग। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार कोचिंग के लिए सहायता प्रदान करती है? अब हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल के बच्चों को कहती है कि भाई तुम पढ़ो तो सही, हम तुम्हें जो है वो असिस्टेंस देंगे, हम तुम्हें सहायता देंगे। तो सहायता कहाँ से दी जाती है, कौन सी योजना से दी जाती है? ये है मेधा प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब मेधा प्रोत्साहन योजना गिरिराज पत्रिका में आई थी क्योंकि इसके लिए अप्लाई करने का जो था वो पोर्टल खोला गया था। जो भी इंटरेस्टेड थे, हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो कि मेरिटोरियस बच्चे हैं हिमाचल प्रदेश के, उनकी फैमिलीज़ जिनकी इनकम जो है वो 2.50 लाख से ज़्यादा नहीं है, मतलब इससे कम उनकी इनकम जो है, उनको जो है वो कोचिंग के लिए जो है वो हेल्प की जाए। कौन से एग्ज़ाम की कोचिंग? कोई भी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट हो गया, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस जिसको नीट का एग्ज़ाम कहते हैं वो हो गया, IIT JEE का एग्ज़ाम हो गया, एम्स का कोई एग्ज़ाम होता है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का एग्ज़ाम होता है, NDA का एग्ज़ाम होता है, UPSC का एग्ज़ाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम होता है, बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह के एग्ज़ाम अगर कोई होते हैं ना तो उसके लिए कोचिंग देने की बात कहती है। और इसमें सरकार कहती है कि टोटल जो है वो 500 स्टूडेंट जो है वो बेनिफिट किए गए। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था पिछले साल का 2022-23, उसमें जो था टोटल 500 बच्चों को जो था वो यहाँ से बेनिफिट मिला भी। तो ये है मेधा प्रोत्साहन योजना। इसके लिए पोर्टल खोला गया था, किस तरह की कोचिंग दी जाती है, कितनी इनकम रखी गई है और क्या इस योजना का नाम है, वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपने यहाँ से नोट करने हैं। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ज़रूरी बनी। अब एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि देखो, सरकार इनिशिएटिव तो देती है परंतु सरकार बीच में क्या करती है, फ्री बीज बांट देती है, रेवड़ियाँ बांट देती है, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट देती है। कह देगी सरकार की 125 यूनिट बिजली फ्री है, अगली सरकार कह देगी 125 से भी ज़्यादा बिजली यूनिट से भी ज़्यादा बिजली मुफ्त देंगे। वहाँ से क्या होता है, वहाँ से बेरोजगारों के ऊपर मार पड़ती है। और जो कि आप प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में देख रहे हैं, जो कि हिमाचल का आज यूथ एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहा है ना, देखो कितना सफ़र कर रहा
रहा है, और कहीं ना कहीं पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर है। चाहे सरकार कई बार ये भी कह देती है कि लोन, कई स्टेट की गवर्नमेंट कहती है लोन माफ़ किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, तो वो चीज़ें ना इम्पैक्ट डालती हैं। इन चीज़ों का विरोध नहीं कर रहे, परंतु अगर इकोनॉमिक सोर्सेज हों तब बात है। अब देखो कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना टाइम हो गया कोई पोस्टें नहीं देखने को मिलती, कुछ नहीं, तो वो चीज़ें ना कहीं पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। खैर, कहा जा रहा है कि अब तो जल्दी ही जो है वो पोस्टें शुरू हो जाएंगी, कब होंगी वो पता नहीं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं हाउ मच अमाउंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी पेंशन इज गिवन पर मंथ टू डिसेबल पर्सन्स विद 70% और मोर परसेंटेज। तो बोलते हैं कि 70% या इससे अधिक जो प्रतिशतता वाले दिव्यांग हैं उनको प्रतिमाह कितने रुपए जो है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वो दी जाती है। सरकार कहती है कि जो 70% या उससे अधिक डिसेबल है कोई, उसको जो है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है हम देते हैं, और उसको कितनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, उसको 1700 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वो दी जाती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। लास्ट वीडियो में भी, लास्ट जो एडिशन थी गिरिराज की, वहाँ पर भी हमने इस तरह का आर्टिकल डिस्कस किया था, परंतु इस बार फिर से गिरिराज पत्रिका में आया तो फिर से यहाँ से अलग सा क्वेश्चन बन गया। 1700 रुपया प्रतिमाह जो है ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है वो दी जाती है। कोई दिव्यांग जो 40% से 69% तक कोई अगर है दिव्यांगता जिसकी, उसको जो है वो महीने का जो है वो 1150 रुपया जो है वो दिया जाता है। 70% से अधिक कोई दिव्यांग है तो उसको 1700 रुपया जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा सरकार ये भी कहती है कि कोई विधवा है, एकल नारी है जिसका तलाक हो चुका है, उनको भी जो है वो पेंशन दी जाएगी। अगर 70 वर्ष से कम आयु की है तो उसको 1150 रुपया दिया जाएगा, 70 वर्ष से अधिक आयु की है तो 1700 रुपया दिया जाएगा। और सरकार कहती है कि वृद्धा पेंशन मामले में जो है वो 70 वर्ष से कम आयु के जो लाभार्थी हैं ना उनको 1000 रुपया देंगे, और 70 वर्ष के से जो अधिक आयु है ना उनको जो है वो 1700 रुपया देंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे जो है वो सोशल सिक्योरिटी पेंशन जो है वो सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जब भी इनके बारे में सुने तो आपको नोट ज़रूर करना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि ये चीज़ें ना एग्ज़ाम में हेल्प करती हैं आपकी। फिर एग्ज़ाम में जाने से पहले रिवाइज करेंगे, पीजीटी के एग्ज़ाम में इस तरह की पूछी जा सकती हैं, एलाइड में पूछी जा सकती हैं, जहाँ भी आप तैयारी करें वहाँ के लिए आपको ये नोट करनी है। आगे बोलते हैं हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। हिमाचल प्रदेश के पूछे गए हैं वर्तमान समय में। अब देखो इनके बारे में भी गिरिराज पत्रिका में आया था, जानेंगे क्यों आया है, पहले उनका नाम जानिए। इनका नाम है मनीष गर्ग। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं इनका नाम है मनीष गर्ग, और इन्होंने जो था वो अभी आगामी जो लोकसभा के 2024 के इलेक्शन आएंगे उनको लेकर जो है वो इन्होंने शिमला में जो है वो अधिकारियों के साथ बैठक की, उसकी जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो था वो इन्होंने जायज़ा लिया, तो अब ये चर्चा में आए। अभी हम जानेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो है राजीव कुमार। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना जो था वो कब की गई थी, देखो इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब की गई थी, इलेक्शन कमीशन की स्थापना जो था वो की गई थी 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को कब, 1950 में की गई थी। 1950 में जो था वो की गई थी। तो 25 जनवरी को जो है वो कौन सा डे मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। बहुत बार मैंने बताया है आपको कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। आपने ध्यान रखना है इलेक्शन के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन के साथ जो है वो डील करता है, ये भी ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ये जो इलेक्शन कमीशन है इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में जो है वो स्थित है। ये हमने इंडिया लेवल पर जो था वो बात कर ली। अगर हम बात करें स्टेट लेवल पर भी जो है वो एक बॉडी बनाई गई है जिसको नाम दिया गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन के ये जो हमारे इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनके बारे में तो जान लिया हमने हिमाचल के। तो देखो ये जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, ये किसके द्वारा जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो ये गवर्नर के द्वारा जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है ना, वो पूछा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है। तो उनकी रिटायरमेंट एज हमेशा ही आपने ध्यान रखनी है कि 6 ईयर और 65 ईयर्स जो है वो होती है। अगर 6 ईयर पहले हो गए तो वो मानी जाएगी, 65 ईयर्स हो गए तो वो मानी जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से नोट करने थे। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, अगले हमारे पास क्या पूछा गया, बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी इज प्रोवाइडेड इफ़ अ फार्मर चूजेज टू इंस्टॉल द सोलर फेंसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। देखो अगर
कोई किसान ये डिसाइड करता है कि उसको जो है अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो सोलर फेंसिंग लगवानी है। मान लीजिए ये आपका खेत है, आपको अब इसकी सोलर फेंसिंग करानी है ताकि पशु जो है वो ना आ जाए, क्योंकि पशु जो है वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब एक आर्टिकल दिया गया था जिसमें अलग अलग बातें की गई थी, बस हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे एग्जाम के हैं वो हमने यहाँ से निकाले। सोलर फेंसिंग के लिए सरकार कहती है कि हम आपको सब्सिडी देंगे और इंडिविजुअल बेसिस पर हम जो आपको सब्सिडी देंगे वो होगी 80% सब्सिडी हम आपको इंडिविजुअल बेसिस पर देंगे अगर आप अकेले जो हैं वो यहाँ पर लगवाना चाहते हैं। क्यों बार बार फोकस किया जा रहा है इस इंडिविजुअल टर्म पर? क्योंकि यहाँ पर एक और क्राइटेरिया रखा गया है कि सोलर फेंसिंग अगर आपको लगवानी है, मान लो ये आपका खेत है, अब ये आपके पड़ोसी का खेत है, ये तीसरे पड़ोसी का खेत है, ये चौथे पड़ोसी का खेत है, ये फिर से आपका खेत है, ये आपके किसी और पड़ोसी का खेत है। अब आप सभी को जो है वो यहाँ पर सोलर फेंसिंग लगवानी है। तो अगर आप सभी मिलकर जो है वो अपने आपसी सहयोग से जो है वो यहाँ पर सोलर फेंसिंग लगवाना चाहते हैं, तो सरकार कहती है कि जब आप इस तरह से जो है वो चूज़ करेंगे कि आपको सोलर फेंसिंग इंस्टॉल करवानी है किसी के साथ मिलकर, तब हम आपको जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सब्सिडी दे देंगे। जब 3 या 3 से अधिक फार्मर जो है इस फेंसिंग को लगवाएंगे तो सब्सिडी जो है वो 85% देने की बात सरकार कहती है। 85% सब्सिडी देने की बात सरकार कहती है यहाँ पर। तो एक 80% हो गया, एक 85% हो गया। इस तरह से सरकार जो है वो सोलर फेंसिंग के ऊपर सब्सिडी देने की बात कहती है। ध्यान रखना है, एक इंडिविजुअल बेसिस है, एक है कि सर फार्मर जो है वो 2 या 3 से अधिक फार्मर मिलकर जो है वो फेंसिंग लगाने की बात करते हैं। सरकार एंटी हेल नेट्स भी जो है वो प्रोवाइड करवाती है। सरकार कहती है कि एंटी हेल नेट्स के ऊपर भी हम सरकार सब्सिडी देने को तैयार हैं। जो एलिजिबल फार्मर यहाँ पर आते हैं उनको 80% सब्सिडी जो है वो एंटी हेल नेट्स के लिए जो है वो दी जाती है। तो एंटी हेल नेट्स का भी साथ में जोड़ लेना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं हु वाज द विनर ऑफ द ओवरऑल टाइटल इन द पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप कंपटीशन रिसेंटली हेल्ड इन बीड बिलिंग वैली ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तब हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप कहाँ पर शुरू हुआ। अब पैराग्लाइडिंग का ये जो वर्ल्ड कप था, प्री वर्ल्ड कप इसको कहा गया, ये जो है वो बीड बिलिंग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हुआ। अब बोलते हैं इसको जीता किसके द्वारा गया? इसको जीता गया ऑस्टिन कॉक्स के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑस्टिन कॉक्स के द्वारा जो था वो इसको जीता गया। ये जो ऑस्टिन कॉक्स है ना, ये अमेरिका से संबंध रखते हैं। और ये जो टूर्नामेंट था ना, ये देखो जब हुआ ना ये टूर्नामेंट, तो जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन हैं, उनका नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन है? तो वो आर एस बाली हैं। इनके द्वारा जो था वो प्रिजाइड किया गया इस सेरेमनी को, जो प्री वर्ल्ड कप की पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप की सेरेमनी हुई, तो इसको जो था वो इनके द्वारा प्रिजाइड किया गया। तो यहाँ पर विनर कौन आए, वो कहाँ से संबंध रखते हैं, कहाँ पर ये वर्ल्ड कप हुआ। अभी टाइट के पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पैराग्लाइडिंग का ट्रेनिंग का कॉलेज स्कूल है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो बीड बिलिंग में ही स्थित है। यहीं पर एक अच्छी साइट है जहाँ पर फ्लाइट जो है ये अच्छे से भर सकते हैं, सीख सकते हैं, और बहुत सारे फॉरेन कंट्री से यहाँ पर लोग जो हैं वो आते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से जो है पैराग्लाइडिंग के बारे में सीख सकें। तो ऐसे ही जो है क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एग्जाम में। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं रिसेंटली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड एवरी रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन विच विलेज ऑफ गगरेट इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि हाल ही में जिला ऊना के गगरेट के किस गांव में जो है वो हज़ारों वर्ष पुराने हाथी दांत अवशेष जो हैं वो मिले हैं। ये हाथी दांत अवशेष जो हैं वो मिले हैं ऊना में। ऊना का गगरेट गांव है, वहाँ पर मिले हैं। और वहाँ के गांव में जो है गगरेट जो है वो गगरेट का एक गांव है, इसका नाम है जादला कौरी। यहाँ पर जो है वो मिले हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब इस गांव में जो है ये अवशेष मिले हैं यहाँ पर जाकर, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊना की ही बात करेंगे क्योंकि अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन पूछ लिया गया शॉर्ट टाइम में, तो पूछ लिया गया, नहीं तो फिर ये इतना रेलिवेंट नहीं रह जाएगा। एग्जामिनर कई बार कुछ भी उठाकर कहीं से भी पूछ लेता है। तो गिरिराज पत्रिका का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एक। तो जाडला कोडी गाँव आपने ध्यान रखना है, जाडला कोडी गाँव है वैसे इसका नाम, यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी में, जाडला कोडी गांव है ये इसका नाम है जाडला कोडी गांव। और ये ऊना में जो है वो पड़ता है। ऊना की बात करें तो ऊना देखो जो प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं ऊना शहर, उस ऊना शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उसकी स्थापना बाबा कलाधारी जी के द्वारा की गई थी। ऊना प्रेजेंट टाइम का जो है वो पहले जो है वो मैक्सिमम इसका भाग जो है वो जसवां रियासत से जो है वो लिया गया है। तो जसवां रियासत के अंतर्गत जो है वो मैक्सिमम ऊना पहले आता था। जसवां रियासत की स्थापना राजा पूर्वचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। और पूर्वचंद जो था वो इसके संस्थापक थे। 1170 ईस्वी में जो था वो इस रियासत की स्थापना की गई। अकबर जब शासन करते थे, मुगल अकबर जो थे ना, तो उनके समकालीन कौन से राजा हुआ करते थे जसवां के? वो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो गोविंद चंद का नाम आपने ध्यान रखना है।
वो आपने यहाँ से नोट कर लिए। अगर हम बात करें इसका स्टेटस किस तरह से रहा, 1972 में ये एक ज़िले के रूप में बना। उससे पहले जो है ये 1966 से लेकर 1972 तक जो था वो कांगड़ा ज़िले की एक तहसील जो था वो हुआ करता था, कांगड़ा ज़िले का भाग जो था वो हुआ करता था। 1966 से भी पहले जो था ये होशियारपुर ज़िले में जो था वो पड़ता था, होशियारपुर ज़िले की तहसील जो था वो हुआ करता था, जो कि पंजाब में जो है वो आता है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हुए आपके उन्ना के बारे में। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द भारत स्काउट एंड गाइड्स वाज फाउंडेड। तो बोलते हैं भारत स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना जो था वो कब की गई थी। हम बात करेंगे भारत स्काउट एंड गाइड्स की, परंतु उससे पहले जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों आया, गिरिराज पत्रिका में क्यों डिस्कस किया गया। तो देखिए भारत स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना जो था वो 1950 में की गई थी। अब ये चर्चा में क्यों आया ये भी मैं साथ में आपको बताता हूँ। चर्चा में ये इसलिए आया क्योंकि गवर्नर के द्वारा जो था वो इसका स्थापना दिवस जो था वो मनाया गया। स्थापना दिवस किसका मनाया गया, तो इस अवसर पर जो था वो बहुत सारे स्काउट एंड गाइड्स के जो यहाँ पर कैंडिडेट्स थे उनको जो था वो सम्मानित किया गया। नशा निवारण को लेकर बात की गई, तो राज्यपाल ने जो था वो राजभवन में जो था ये स्काउट एंड गाइड्स के जो स्थापना दिवस था इसको मनाया, यहाँ पर कैंडिडेट्स को सम्मानित किया। ऑप्शन डी 1950 इसका सही आंसर है। और क्या पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना हुई कब थी, कब इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, 7 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। 7 नवंबर 1950 को जो था उसकी स्थापना की गई थी। अब देखो इसकी स्थापना तो की गई 7 नवंबर 1950 को, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में जो है वो स्थित है। ये हो गया इसके बारे में। एक आपने भारत स्काउट एंड गाइड्स के अलावा स्काउट एंड गाइड्स के बारे में भी ज़रूर पढ़ा सुना होगा। तो स्काउट एंड गाइड्स के बारे में टैट के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। स्काउट एंड गाइड की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, बेडन पॉवेल के द्वारा की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है, बेडन पॉवेल के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। अब बेडन पॉवेल ने जो था वो इसकी स्थापना की थी लगभग 1910 के करीब जो था वो इसकी स्थापना फिर की गई थी। ये स्काउट एंड गाइड्स की हम बात कर रहे हैं और हमने भारत स्काउट एंड गाइड्स की बात तो पहले ही कर ली जो मॉडर्न इरा का है। तो ये आपने ब्रिटिश इरा का भी ध्यान रखना है। बेडन पॉवेल जो एग्ज़ाम में पूछा गया था 1910 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। एग्ज़ाम में पूछा गया था कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्काउट एंड गाइड, तो वो बेडन पॉवेल आपने ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारे लिए ये। दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। स्काउट एंड गाइड्स की जब बात हुई ना तो आपके मन में एनसीसी ये भी आना चाहिए, क्योंकि एनसीसी के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एनसीसी का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसका नाम है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को जो था वो इसकी स्थापना हुई थी। ये ध्यान रखना है, 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। चलो ये हो गए हमारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन है हमारे पास। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है, बोलते हैं बैटिंग ब्लॉक। बैटिंग ब्लॉक जो है वो बोलते हैं एक शब्दावली है, टर्म यूज़ की जाती है, कौन सी खेल में यूज़ की जाती है। यहाँ पर आप आंसर भी देख रहे हैं, कबड्डी में जो है ये इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। अब प्रथम भारतीय जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था उनके बारे में पूछा गया है। तो प्रथम भारतीय जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था वो कौन थे। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को जो था वो दिया गया था, जिनका नाम है सी राजगोपालाचारी, आप पढ़ते हैं ना, उनको जो था ये दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ लेगा कि भारत रत्न अवार्ड जो है वो इसको एस्टेबलाइज कब किया गया था। इसको एस्टेबलाइज 1954 में किया गया था, तभी तो ये पहली बार 1954 में ही दिया गया। अब अगर हम बात करते हैं लेटेस्ट वन ये किसको दिया गया है, लेटेस्ट वन रेसिपिएंट इसके कौन से हैं, कौन से ईयर के हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट वन ये 2019 में जो था वो दिया गया था, प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था, भूपेन हजारिका को दिया गया था और नानाजी देशमुख को जो था वो दिया गया था। तो इन पर्सनैलिटीज़ को जो था ये दिया गया था 2019 में। किस किस को? भूपेन हजारिका हो गए, प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं उनको दिया गया था, और इनके अलावा नानाजी देशमुख को जो था वो दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आपने नोट करने हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो ये है ही। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नाइफ से जो है वो कौन सी मेटल इजीली काटी जा सकती है, ये भी जो है वो 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन है एग्जाम में। सोडियम और पोटासियम ऐसी मेटल्स हैं जिनको चाकू से जो है वो इजीली काटा जा सकता है। आयरन को काट सकते हैं चाकू से इजीली? नहीं काट सकते। तो सोडियम को काट सकते हैं। सोडियम क्या है? एक मेटल है। अच्छा, ये क्वेश्चन पता चल गया सोडियम पोटासियम के बारे में। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र वर्ष 1945 को किस
तिथि को जो था वो अस्तित्व में आया था। जो यूनाइटेड नेशन की बात की जा रही है एक्चुअली में यहाँ पर, यूनाइटेड नेशन बोलते हैं कब जो था वो अस्तित्व में आया था, तो ये 24 अक्टूबर को अस्तित्व में आया था। 24 अक्टूबर 1945 को जो था ये अस्तित्व में आया था। सारे के सारे टैट के क्वेश्चन है। अब बोलते हैं UN डे जो है वो कब मनाया जाता है। UN डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को ये UN डे जो है वो मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की थी, 1945 में की गई थी। UN के बारे में बेसिक रिवीजन मैं आपको कराऊं तो इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 तो इसके परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगर हम इसके परमानेंट मेंबर की बात कर लें कि 5 ये परमानेंट मेंबर जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखो परमानेंट मेंबर जो हैं वो इसके कौन कौन से हैं। अगर हम परमानेंट मेंबर की बात करते हैं तो इसमें एक यूनाइटेड स्टेट आ जाता है, US के अलावा जो है वो इसमें चाइना आ जाता है, चाइना के अलावा इसमें रशिया जो है एक परमानेंट मेंबर आ जाता है, रशिया के अलावा जो है वो इसमें यूनाइटेड किंगडम जो है वो आ जाता है, और फ्रांस जो है वो इसमें आ जाता है। तो ये इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। इनके पास वीटो पावर है, इनके पास पावर्स हैं कि इनकी अनुमति के बिना कोई काम होगा ही नहीं। उसी तरह WHO की स्थापना के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। WHO की स्थापना जो है वो कब हुई थी, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहा जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो था वो 1948 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। परंतु यहाँ पर दिक्कत खत्म नहीं हो जाती, क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एग्जैक्टली कब किया गया था। तो अप्रैल महीने की 7 तारीख को ये किया गया था, अप्रैल 7 को किया गया था। और अप्रैल 7 को जो है वो क्या मनाया जाता है, अब वर्ल्ड हेल्थ डे भी जो है वो मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने अभी कल परसों रिवाइज करवाए हैं आपको, फिर से हम रिवीजन इनका कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे जब मनाया गया तो 2023 में इसकी क्या थीम जो था वो रखी गई थी। 2023 में वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम आपको पता होनी चाहिए कि क्या जो था वो रखी गई थी। 2023 में इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में इतने पहले के क्वेश्चन, हेल्थ फॉर ऑल जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। तो बेसिक इसकी थीम भी ध्यान रखनी है। एक और बात देखो, अगर PGT जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और अपनी आपको पता है कि PGT पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड किया गया है। अगर पेपर 1 पास नहीं किया तो पेपर 2 का कोई फ़ायदा नहीं है, और पेपर 2 में अगर नंबर क्लैश कर गए तो पेपर 1 के नंबर जो है वो देखे जाएंगे। तो पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। और साथ में ही एलाइड सर्विसेज की भी टेस्ट सीरीज चली हुई है, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं, एलाइड की टेस्ट सीरीज भी। तो वो भी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन देखें, आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, बोलते हैं हाउ मैनी मैचेज ऑफ ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वर हेल्ड एट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला। तो ICC के जो मैच हुए 2023 में वर्ल्ड कप के, वो धर्मशाला में कितने मैच हुए ये आपको कमेंट करके बताना है। इससे पहले की जो एडिशन थी उसमें हमने ये डिटेल से जो है वो डिस्कस करके रखा है इन मैचेस के बारे में, तो जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। टेलीग्राम पर आप हमें कैसे ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना। यहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी, PDF, जो भी आपके एग्जाम में चीज़ें हेल्प करेंगी, नोटिफिकेशन होगी कोई, वो सारी जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।